वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो हम लोग एस्टेट 2022 के फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए थे पीजीटी फिजिक्स के उनको सोल्व कर रहे हैं, जिनमें क्वेश्चन जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 115। अ फोटोन हैज सम वेवलेंथ एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक फोटोन है, उसका जो वेवलेंथ है वो उतना ही है जितना एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है। यानी ये रिलेशन उन्होंने दे दिया। यानी आप लिख सकते हैं इसके लिए कि जो वेवलेंथ फोटोन का है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर है। ये रिलेशन गिवन है। फिर ये कहता है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन आपको दिए हैं 1 2 3 4। ये एनर्जी का रिलेशन है, ये मोमेंटम का रिलेशन है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि चारों में से सही कौन सा है। दे रखा है साथ में गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये काइनेटिक एनर्जीज हैं। उसके बाद में ये जो पी और पी एच हैं, दे आर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन रिस्पेक्टिवली। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको डाटा सिर्फ एक दिया है कि वेवलेंथ बराबर है दोनों के, और आपको रिलेशन इनके बीच में फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले वेवलेंथ का कंसेप्ट ही, कि जो आपके पास फोटोन है, ठीक है, उस फोटोन के पास वेवलेंथ वैल्यू कितना हो सकता है, लैम्डा पी एच हो सकता है। लेट कर लिया हमने। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितना हो सकता है, लैम्डा ई हो सकता है। अब इनसे मोमेंटम बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोन का मोमेंटम वैल्यू कितना हो सकता है, फोटोन का मोमेंटम वैल्यू कितना हो सकता है, दैट शुड बी एच अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वैल्यू कितना हो सकता है, वो भी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, दैट आल्सो शुड बी एच अपॉन लैम्डा ई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके आगे, फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। अब क्योंकि h कांस्टेंट होता है तो दोनों में सेम रहेगा। लैम्डा फोटोन और इलेक्ट्रॉन बराबर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया, इन दोनों रिलेशन से हम लोग ये लिख सकते हैं कि फोटोन का जो मोमेंटम है और जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, दे बोथ आर इक्वल। तो मतलब ये हो गया कि इनका जो रेशियो है, ठीक है, यानी कि हम ये बता दें कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का जो रेशियो है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आंसर कितना आएगा, 1। अब इन चारों ऑप्शन में फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का रेशियो आपको ये दे रखा है 2c/v या c/v। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे नहीं हो सकते, ये कट गए। अब हमने चेक करना है इलेक्ट्रॉन के और फोटोन के एनर्जी वैल्यूज को, और कौन सी एनर्जी वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केयर। क्लियर है, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्केयर। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफाइन कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ऑफ फोटोन। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन का। अब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ऑफ फोटोन लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ऑफ फोटोन निकालने के लिए, अब क्योंकि फोटोन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हमने लिखा है, तो इस फार्मूला की बजाय हम लोग फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कितना होगा उसके पास में, जो होगा वो सारा काइनेटिक ही होगा, और कितना होगा फोटोन के पास एनर्जी वैल्यू, एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू को आप लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा फॉर फोटोन। फोटोन की वेवलेंथ का वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना है यहाँ पे, इस फार्मूला से यूज कर सकते हो आप। ठीक है, दिस इज एच अपॉन पी, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज एच सी डिवाइड बाई एच ओवर पी, पी को ऊपर लिख देते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्लियर, इसको सोल्व कर लेते हैं, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा c इंटू फोटोन का मोमेंटम। जैसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप लिखें, इसके अलावा एक फार्मूला और भी हो सकता है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम लिखने का ये तरीका हो सकता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फोटोन का मोमेंटम लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि मास ऑफ फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन। सिमिलर यहाँ यूज़ कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटे मास ऑफ फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो ये फार्मूला क्या बन गया, मास ऑफ फोटोन इंटू वेलोसिटी का स्केयर, क्योंकि दो टर्म हमारे पास आ गई। तो ये एनर्जी वैल्यू आ गई आपके पास फोटोन की, ये एनर्जी वैल्यू आपके पास आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब इनका रेशियो करना है, तो रेशियो कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, वैल्यू लिख लेंगे 1/2 MEV स्क्वेयर डिवाइड बाई MPH इंटू सी स्क्वेयर। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। इस फार्मूला को आप सोल्व करोगे
तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको और मिल जाएगा, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमने प्रूव कर दिया कि वो बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो एम ई वी लिखा है या एम एच सी लिखा है, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो इसको ब्रेक करके लिख लेंगे, दैट इज 1/2 एम ई वी इंटू वी, और ये लिख लेंगे आप एम पी एच सी इंटू सी। ओके, अब m इंटू वी और एम पी एच इंटू सी ये इक्वल है दोनों, तो यहाँ पे क्या बचा, V/2C, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें, V/2C हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, बड़ा सिंपल है। पहले मोमेंटम चेक कर लिया, वो बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इक्वेशन में सोल्यूशन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को सोल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया। ये इसका मेथड रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डाटा क्या दे रखा है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर कॉन्टिन्यूस, पहला ऑप्शन लिखा है। दूसरा लिखा है द रोटेशन एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर कॉन्टिन्यूस। तीसरा लिखा है द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट इक्विस्पेस्ड। और फोर्थ लिखा है द रोटेशन एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्विस्पेस्ड। इन चारों में से एक सही है, उसको आपने निकालना है। तो पहले दो तो वैसे ही गलत है, पहले दो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि कंटिन्यू होगा, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो होंगे और रोटेशन एनर्जी लेवल कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू दोनों ही नहीं होते, दोनों डिस्क्रीट होते हैं। एक बात तो ये आपने समझना है। दूसरी चीज़ ये समझना है कि डिस्क्रीट होने के बाद क्या वो इक्विस्पेस्ड होते हैं तो कौन से होते हैं, तो दोनों में से एक इक्विस्पेस्ड होता है, एक नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन ये क्या लिख रहा है, द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मोलिक्यूल आर डिस्क्रीट, ठीक है, बट नॉट इक्विस्पेस, ये गलत है। वो इक्विस्पेस होते हैं, यानी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स के जो लेवल होंगे उनके बीच में जो गैप होगा वो एक जैसा रहेगा। क्लियर, तो ये ऑप्शन हमारे पास नोट लिख दिया इसने, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बचा फोर्थ हमारा, उसमें क्या पूछ रहा है, द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर डिस्क्रीट बट नॉट इक्विस्पेस्ड, ये ठीक है। रोटेशन एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं बट वो इक्विस्पेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा, जैसे जैसे आप गैप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे उनका गैप जो है बढ़ता जाता है। ये हो गया बेटा वाइब्रेशनल के, ये है रोटेशनल के। ठीक है, तो ये गैप बढ़ेगा रोटेशनल के अंदर, वाइब्रेशन में ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 117। पूछा क्या गया आपसे, द करंट गेन ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.98, अल्फा गिवन है। It gives a reverse saturation current of 12 microampere. For an emitter current 2 milliampere, the value of base and collector current are respectively. आपको बेस और कलेक्टर करंट का वैल्यू निकालना है, चारों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब पहले समझना है क्वेश्चन को क्या है। कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया है आपको, NPN ट्रांजिस्टर कॉमन बेस के अंदर दिया है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, करंट गेन, इसको DC करंट गेन भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज DC करंट गेन अल्फा। अब क्योंकि कॉमन बेस है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा IC और IE का रेशियो। ठीक है, बट इसको प्रॉपर ना मान के, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और दे दिया इसने कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो 12 माइक्रोएम्पियर है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्चुअल इक्वेशन फॉर कलेक्टर करंट वो बनेगा आपका अल्फा इंटू IE, ठीक है, प्लस जो लीकेज करंट है वो आएगा इसमें, दैट विल बी ICBO। क्लियर, ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, IC आपके पास आ जाएगा, क्योंकि IE आपको दे रखा है डाटा में। दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक तो आपको अल्फा दे रखा है, कितना है, दिस इज 0.98। एक आपको दे रखा है बेटा IE का वैल्यू, वो कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर। एक आपको दे रखा है ICBO का वैल्यू, वो कितना दे रखा है, दैट इज 12 माइक्रो एम्पियर। ये डाटा गिवन है, यहाँ पुट कर लो तो आपके पास IC का रिजल्ट आ जाएगा। अल्फा कितना है, 0.98 है, मल्टीप्लाई IE कितना है, 2 मिली एम्पियर है, ठीक है, प्लस ICBO कितना है, 12 माइक्रो एम्पियर है, दिस इज 12 माइक्रो एम्पियर। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 1.96 मिली एम्पियर प्लस 12
माइक्रो एम्पियर। तो इसका यूनिट कन्वर्ट करें मिली एम्पियर में लाओगे तो डेसिमल पॉइंट 0 के बाद लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1.9 और 1 2 इसमें ऐड करेंगे तो 72 मिली एम्पियर। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, आई सी का। तो इनमें से चेक कर लेते हैं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें 1.972 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही राइट होगा। बट ये भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ कि क्या आई बी का रिजल्ट 28 आ रहा है। तो आई बी का रिजल्ट निकालना है तो आपके पास जो इक्वेशन होती है मेन वही होती है कि आई ई जो है वो आपका आई सी और आई बी के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको निकालना है आई बी। तो आई बी निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा आई ई माइनस आई सी। ठीक है, तो आई ई कितना है, 2 मिली एम्पियर है, माइनस आई सी कितना आ गया, 1.972 मिली एम्पियर आंसर आ गया। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे डिफरेंस करेंगे तो 0.028 मिली एम्पियर आ गया। तो इसको माइक्रो एम्पियर कन्वर्ट करोगे, दिस इज 28 माइक्रो एम्पियर। ये किसका आंसर आ गया, दिस इज आई बी। ये भी ठीक है तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें आपसे पूछा गया है एंगल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट इज द प्रिज्म एंगल ऑफ ए क्राउन ग्लास having refractive index value 1.55 is 6 degree. What should be the prism angle of flint glass having refractive index value 1.66? आपको डाटा क्या दिया है पहले उसको समझ लो। और ये कहता है कि आपको एक डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप बनाना है, उसके लिए ये यानी कि दो प्रिज्म को मिलाकर ये सेटअप बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाटा क्या दिया है कि क्राउन ग्लास का हम लेट कर लेते हैं 1 और जो फ्लिंट ग्लास है उसको लेट कर लेते हैं 2। तो म्यू 1 कितना दिया है आपको, म्यू 1 दिया है आपको 1.55। ठीक है, म्यू 2 कितना दिया है, वो दिया है आपको 1.66। अब एंगल फर्स्ट क्या दिया है, प्रिज्म एंगल फर्स्ट दिया है आपको दैट इज 6 डिग्री, और आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड एंगल। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। अब फार्मूला क्या लगाओगे जब भी आप डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप बनाते हो और इस तरह का सेटअप आप कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस मस्ट बी जीरो। नेट एंगल ऑफ डेविएशन, इसका लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है कि डेल्टा नेट जो है, ठीक है, वो आंसर आपके पास क्या आ जाना चाहिए, दैट शुड बी जीरो। और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला बड़ा सिंपल है, डेल्टा का फार्मूला हमारे पास बड़ा क्लियर फार्मूला दे रखा होता है, दैट शुड बी एंगल, यानी क्राउन ग्लास है तो इसको मैंने सी या 1 कुछ भी लिख लो, चलो 1 लिख लेते हैं फॉर क्राउन ग्लास इनटू म्यू 1 माइनस 1। ठीक है, ये मैंने डेल्टा निकाल दिया फॉर क्राउन ग्लास, प्लस अगेन डेविएशन आपने निकालना है, ये नेट एंगल ऑफ डेविएशन है, नेट एंगल ऑफ डेविएशन मस्ट बी जीरो, तब ये सेटअप बनेगा। तो सेकंड में A2 और म्यू 2 माइनस 1 इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी दोनों के हमने एंगल ऑफ डेविएशन ऐड करके आंसर जीरो होना चाहिए तब ये बन पाएगा। तो हमें डाटा दे रखा है उसको हम पुट कर लेते हैं। ये आपके पास है 6 डिग्री, म्यू 1 कितना है 1.55 माइनस 1 प्लस A2 आपको निकालना है, म्यू 2 कितना दिया है 1.66 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा A2 इंटू 0.66 इक्वल टू माइनस, ये बचा आपके पास 0.55 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। और यहाँ से फिर सिंपल A2 आप निकाल लेते हैं, दिस इज माइनस 3.3 डिवाइड बाई 0.66, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा -5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है -5 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम जितने स्टूडेंट के पास पहुंचेगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको नए नए क्वेश्चंस करवाने के लिए। और ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।